हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर त्रिज्या का कैलकुलेशन NV कक्षा के लिए मैंने त्रिज्या का कैलकुलेशन किया था। उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना। जब मैंने लिखा त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, n²h², यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, क्योंकि जब इक्वेशन 3 स्क्वायर को इक्वेशन 4 से डिवाइड किया था तो एप्सिलॉन बच गया था। और यहाँ क्या आएगा, पाई m ZE²। क्या था, पाई m ZE² या m पाई ZE², एक ही बात है। तो मैंने कहा था यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो एप्सिलॉन नॉट भी नीचे लिखा हुआ था तो एप्सिलॉन नॉट लिख लेना। तो r क्या है, जब r निकालूंगा तो z और n को बाहर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 0.529 इंटू क्या n²/z एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, त्रिज्या आती है NV कक्षा के लिए। यदि n = 1 हो और z = क्या हो, 2 हो, या लिख सकते हैं अपन क्या कि r is proportional to n² and r is also proportional to 1/z। यानी z के परमाणु संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और n के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिखता हूं z = 2 हो, z = 2 हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, यदि z = 2 होगा तो मैं लिखूंगा r = 0.529 और n क्या है, n वही है 1, यानी n = 1 का स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात, कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में जैसे जेम वगैरह में, JEE वगैरह में आ चुका है, निम्न में से जैसे ऑप्शन देगा आपको किसी भी प्रकार का कि किसके लिए हाइड्रोजन की, यानी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो प्रथम कोश है, प्रथम कोश यानी n = 1 के लिए जो त्रिज्या है वो और किस परमाणु के लिए हो सकती है, और किस परमाणु के लिए हो सकती है, उसका भी कौन सा कोश होना चाहिए, प्रथम कोश होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, प्रथम कोश होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यदि हाइड्रोजन के प्रथम कोश के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या होती है तो और कौन सी कोश के और कौन से परमाणु के लिए यही त्रिज्या पॉसिबल है, कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, r = 0.529। यदि मैं कहूं कोश क्या है, कोश हो जाए 2 और कोश हो 2 और परमाणु कौन सा हो, जैसे मैं लूं He+, यानी जो बोहर मॉडल है वो यूनी इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे स्पीसीज, ऐसे आयंस जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1 हो, यानी जो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं या सिस्टम हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। मैंने क्या कहा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो बोहर मॉडल है वो बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल होता है। जब एप्लीकेबल होता है तो ऐसा कोई परमाणु लेना होगा जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मैं यदि 4 से डिवाइड करूं, और 4 कौन सा आइटम होता है, बेरिलियम। अब बेरिलियम ऐसा तो प्रेजेंट होगा नहीं। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर, बेरिलियम जब होगा, यानी बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के द्वितीय कोश के लिए जब त्रिज्या कैलकुलेट की जाती है, मैंने क्या कहा, जब बेरिलियम के द्वितीय कोश के लिए त्रिज्या कैलकुलेट की जाती है तो इस पर
बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जब बेरिलियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ क्या हो? एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तभी एप्लीकेबल होगा। यदि Be3+ हो, यानी Be+++ हो, तो ये त्रिज्या किसके इक्वल होगी? ये त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कोष के लिए, हाइड्रोजन के प्रथम कोष के लिए ये त्रिज्या होगी। किसके? बेरिलियम की द्वितीय कोष की ऊर्जा। मैंने क्या रिपीट कर रहा हूँ कि बेरिलियम के द्वितीय कोष की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कोष की त्रिज्या के बराबर होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि निम्न में से कौन से एटम की या कौन सी प्रजाति की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कोष की त्रिज्या के बराबर होगी? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हें नहीं आएगा? आ चुका है, लेकिन तुम कनेक्ट कर पाओ इसीलिए बता रहा हूं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं पहले से ही। कि हाइड्रोजन के प्रथम कोष की त्रिज्या किसके इक्वल होगी? बेरिलियम के द्वितीय कोष की त्रिज्या के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेग। फॉर्मूला रहने दो। वेग यानी NV कोष में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन किस वेग से होगा? इस बात को वेग थोड़ा सा समझो बात को। मैंने जब एक एग्जाम्पल लिया था कि जब पत्थर को धागे से बांधा हुआ है, सपोज दैट आपके पास दो तरह के धागे हैं और पत्थर वही है, एक की लंबाई कुछ इस तरीके से है और एक की लंबाई कुछ इस तरीके से है, और आप करके देखना कि जब धागा छोटा होगा, जब धागा छोटा होगा तो उसका वेग आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसी यानी हवा में बरकरार रखने के लिए। मैंने क्या कहा? जब धागा छोटा होगा तो वेग ज़्यादा रखना पड़ेगा, और जब धागा बड़ा होगा, यानी मैं अभी क्लियर करूँगा जब वेग की गणना करूँगा, क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। मैंने कहा मुझे क्या चाहिए? वेग निकालना, यानी NV। हेडिंग क्या डालनी है? NV कक्षा के लिए या NV कक्षा में वेग की गणना के वेग क्या होगा? देखो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? mvr/nh/2π। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, ठीक है? mvr = nh/2π। अब मुझे r की वैल्यू पता है, तो r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो मैं लिखूँगा mv, r क्या है? n² h² एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा दूर mv n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई ze² इक्वल टू nh/2π। देखो यहाँ m है, m से m कट गया, ठीक है? यहाँ पाई है, पाई से पाई काट सकते हैं, यहाँ एक NH से एक NH कट गया, तो V निकालना है, तो V क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से देखो, वैल्यूज को क्या करूंगा? तुम कर सकते हो खुद से भी। देखो यहाँ से NH/0 बचा, क्या बचा? NH/0। जब V के मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाएगा और ये क्या आएगा? ऊपर आएगा। तो मैं लिखूंगा V = ZE²। क्या लिखूंगा? V = ZE²। अब देखो क्या बचा, देखो ध्यान से, ZE² तो इधर आ गया और NH/0 इधर, तो NH/0 क्या है? NH/0। ये क्या है? वेग का फॉर्मूला है।
क्या है, वेग का फॉर्मूला है ई स्क्वायर, और 2 भी तो है, अरे 2 भी तो है, 2 देखो ये रहा 2, जैसे इधर लाए तो 2 भी बता, 2NH, ये क्या है H, 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो V मुझे कैलकुलेट करना है ऐसे ही जैसे मैंने Z और N को बाहर निकाला था, क्योंकि E, H और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा ई स्क्वायर क्या, 2H एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Z अपॉन N। अब देखो जब इनको सॉल्व करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास V इक्वल तो आता है 2.18, डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यूज़, तुम करोगे तुम वैल्यूज़ लिखोगे, ठीक है, इट इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड, Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, V की वैल्यू है, V इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर पर सेकेंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 8.854 इंटू 10 की पावर 12 फेराडे पर मीटर। किसकी, एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, क्या होती है, यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिट हैं, ठीक है, ये यूनिट होती है। आगे अब कैलकुलेशन करते हैं कुछ, क्या कैलकुलेशन करते हैं, इस क्लास में एक और टॉपिक हो सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z अपॉन N। देखो अब मैंने रस्सी वाला फॉर्मूला बताया था कुछ, ठीक है, मैंने कहा V, ध्यान से देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N। मैंने कहा कोस की दूरी बढ़ घट रही है, यानी त्रिज्या बढ़ रही है या घट रही है, यानी त्रिज्या क्या है, कम है या ज़्यादा है, कोस क्या है, कम है या ज़्यादा है। मैंने कहा था यदि n ज़्यादा होगा तो v कम होगा। देखो समझाता हूँ, चीज़ें कनेक्ट करो, समझ नहीं आए तो आप डाउट पूछोगे, सर ये कैसे हुआ, आप मैसेज कीजिए ना, भेजिए, कौन देख रहा है, आपके डाउट्स सिर्फ मैं देखूंगा, डाउट्स पूछिए। देखो मैंने कहा यहाँ n क्या है, 1 है, यहाँ n क्या है, 2 है, और यहाँ n इक्वल टू क्या है, मान लो 3 है। n बढ़ रहा है, नाभिक से दूरी बढ़ रही है। देखो जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो वेग क्या होगा, घटेगा, या ऐसे देखो 1 अपॉन, दोबारा लिख रहा हूँ, या जब n घटेगा तो v क्या करेगा, बढ़ेगा। मैंने यही तो कहा था, जब रस्सी छोटी होगी, n कम होगा, दूरी कम होगी, तो वेग क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। याद करो, अभी बताया था। कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैंने कहा था एग्जाम्पल, चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। देखो दूरी बढ़ रही है तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, नहीं, दूरी बढ़ेगी तो इसका उल्टा होगा, वेग घटेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वेग घटता जाएगा। मैंने बताया था v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n के, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। ये तो फिक्स वैल्यू है, z पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा। मीटर पर सेकंड में वैल्यू लिखनी है, ठीक है। बात क्लियर? क्या आज कुछ खास नहीं बताया, सिर्फ छोटा सा टॉपिक पढ़ा है इस वीडियो में, इस लेक्चर में
छोटी सी बात कि वेग का कैलकुलेशन किया है। देखो अब और चीज़ें कर सकते हो तुम। देखो यदि मैंने कहा v निकालना है मुझे और 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड तो कांस्टेंट है। मैंने कहा n इक्वल टू क्या है, 2 है, और z इक्वल टू क्या है। और एक बात ध्यान रखना, z इक्वल टू मान लो 2 भी ले लो, मान लो जैसे लिया तुमने 2, ठीक है। जब 2 लोगे तो 2 z किसके लिए होता है, 2 हीलियम के लिए। हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हीलियम प्लस के लिए मैंने कहा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी जिस एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए ये बोर का मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। जैसे जो कोणीय संवेग की बात की थी वो सब जगह अप्लाई है, लेकिन जैसे त्रिज्या वगैरह जो फॉर्मूले कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अभी एनर्जी का भी करेंगे, एनर्जी डिफरेंस का भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ये जितने भी फॉर्मूले यानी बोर का मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मान्य होंगे, एप्लीकेबल हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो z क्या होगा, 2, n इक्वल टू क्या है 2, तो 2/2 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2/2 मीटर पर सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मात्रक तो बताना है कि गधे घोड़े क्या चीज़ है, बताना तो पड़ेगा। v बराबर 2.8 इंटू 10⁻6। आप कहोगे, क्या कहोगे कि सर हीलियम प्लस के लिए द्वितीय कोश में वेग ये रहा, जो वेग हाइड्रोजन एटम में प्रथम कोश के लिए था वही हीलियम में द्वितीय कोश के लिए होगा। बात क्लियर। तो जैसे n इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूंगा, तो मैं कहूँगा 2.8 इंटू n इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू 2 है और ये क्या है 3 है, और इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी, मैं कितने एग्जाम्पल करवा दूँ, कोई सेंस थोड़ी निकलना उन चीज़ों से, ये तुम खुद करके देखोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।